नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं 73वें व 74वें जो संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, उसके महत्व को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या उसका महत्व है। इंपॉर्टेंट संशोधन है ये, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे इनके महत्व को लेकर के बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है 73 एवं 74 संविधान संशोधन का महत्व। इसके महत्व की चर्चा करेंगे। तो हमने महत्व की चर्चा से पहले देख लेते हैं। देखिए, ये तो ग्राम से संबंधित है और ये शहरों से संबंधित अर्थात नगरों से संबंधित है। दोनों की हमने चर्चा पहले कर चुके हैं और ये जो अमेंडमेंट किए गए वो 1992 में किए गए। कब किए गए? 1992 में किए गए और जो ये लागू हुए हैं ये 1993 में लागू हुए और इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं उनकी हम चर्चाएं पहले कर चुके हैं। आज सिर्फ हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इनको महत्व को लेकर के चर्चा करेंगे कि इनकी क्या क्या महत्व है। तो महत्व, एक एक महत्व देखेंगे, 4-5 महत्व हमको देखने हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, नंबर 1, ये जो संशोधन है प्रजातंत्र की नींव के रूप में है। पहली बात अगर हम बात करते हैं, है ना, 73 एंड 74 संशोधन प्रजातंत्र की नींव के रूप में। देखिए, प्रजातंत्र की नींव के रूप में किस तरह है। अगर हम बात करें, प्रजातंत्र का मतलब है लोगों का शासन, जनता का शासन। तो ये जनता का शासन जब पूर्ण रूप में सिद्ध होता है जब जनता उसमें भाग लेती है। और स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं, अगर पंचायती स्तर पर नगर निकायों की स्थिति देखें हम, अगर वहां पर स्थानीय स्वशासन नहीं है तो लोगों को यह लगता ही नहीं है कि ये लोकतंत्र है। उनकी जो समस्याएं हैं वो वैसे के वैसे नजर आती है। तो उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अगर प्रजातंत्र की नींव को देखें, प्रजातंत्र कहां से शुरू होता है। देखिए, अगर हम गांव में जन्म ले रहे हैं या शहरों में जन्म ले रहे हैं, अगर हम यहीं से ही शासन व्यवस्थाओं में घुसने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारा शासन है। लेकिन अगर आपसे ऊपर से शासन थोपा जाता है आप पे तो ये लगता है कि हमारा शासन नहीं है। तो एक तरीके से स्वशासन जहां पर जिंदा है, स्वशासन जहां से शुरू होता है, उनकी नींव ग्राम और शहरों में है। और प्रजातंत्र की असली नींव शहरों और गांव के में से ही शुरू होती है। देखिए, अगर हम केंद्र स्तर पर देखें, एमपी, राज्य स्तर पर एमएलए, एक बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हर गांव के लोगों को नहीं जानते, ये ग्रामीण लोगों को नहीं जानते हैं कि इस गांव में कौन कौन व्यक्ति हैं, क्या क्या करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये ऊपरी तौर पर इन पर शासन करते हैं, इनको पार्टियां खड़ी करती है और यहां के लोग इनको वोट देते हैं, उनके पास यही ऑप्शन है। तो इनकी जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से यहां पर पहुंच ही नहीं पाती है और इनको ये लगता है कि हम पर कोई और व्यक्ति शासन कर रहा है, अर्थात हमारा तो प्रजातंत्र है ही नहीं। यहां तक प्रजातंत्र जैसी व्यवस्थाएं नजर ही नहीं आती है। चुनते यही लोग हैं, ये पक्की बात है कि एमएलए एमपी को यही लोग चुन रहे को, लेकिन इन्हें इतना अपनापन महसूस नहीं होता क्योंकि दूरी बहुत हो गई। एमपी बहुत बड़ी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है, एमएलए भी बहुत बड़ी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर गांव की एक छोटी सी संख्या के ऊपर अगर कोई प्रतिनिधि है
जो सभी गांव के लोगों को भी जानता है। तो और यहां से हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है उसी गांव में से। यहां पर हर गांव में से चुनाव लड़े, इतना बड़ी जनसंख्या को उसको दूसरे गांव वाले वोट नहीं देंगे, दूसरे शहर वाले नहीं देंगे, जानते नहीं है ना एक तरीके से। तो यहां पर उनको प्रजातंत्र की नींव शुरुआत होती है, नींव लगती है यहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि इसके संशोधन प्रजातंत्र की नींव की तरह है, जिसने लोगों को एक आधार प्रदान करता है, प्रजातंत्र को एक आधार प्रदान किया है 73वें व 74वें संविधान संशोधन में। और दूसरी बात अगर हम बात करें लोकतंत्र की पाठशाला, क्या है? लोकतंत्र की पाठशाला है। पाठशाला या प्रशिक्षण स्थल कह सकते हैं। देखिए, जिस तरह एक छोटा सा बच्चा पहले ABCD ये सीख करके पूरी मीनिंग सीख जाता है, शब्द बनाना सीख जाता है, सेंटेंस बोलना सीख जाता है, लेकिन आधारशिला क्या है? ABC और D। उसी तरह पहले यहां पे जाकर के ये आगे जाकर कॉलेज में सेंटेंस बोलना शुरू करता है ना, और अपने भावी जीवन में इनका इस्तेमाल करता है। इसी तरह लोकतंत्र की अगर पाठशाला है कोई, तो वो है 73वें 74 संविधान संशोधन के महत्व को दर्शाते हुए पाठशाला का काम करती है। तो ग्राम पंचायत या शहरी निकाय या नगरीय निकाय, यहीं से ये राजनीति के गुण प्राप्त करता है, यहीं से ये लोकतंत्र को समझने की कोशिश करता है। अगर लोकतंत्र को वो समझता है तो यहां से शुरुआत होती है उसकी, लोकतंत्र को समझने की कि लोकतंत्र होता क्या है, हमारा शासन किस तरह है, किस तरह शासन चलाया जाता है, किस तरह विकास के कार्य होते हैं। उसको अगर कहीं पे सीखने का प्रशिक्षण स्थल है तो वो है ये स्तर, पंचायत स्तर या नगरीय निकाय। तो एक तरीके से 73वां 74वां संविधान संशोधन है, वो लोगों को एक पाठशाला प्रदान किया, उन्होंने एक प्रशिक्षण स्थल प्रदान किया है ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के रूप में। इसके अलावा तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता की बात करें तो स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंध। स्थानीय विषयों का कुशलता पूर्वक प्रबंध। देखिए, अगर स्थानीय विषय है, छोटे छोटे विषय हैं, सड़क है, नाली वगैरह है ना, गांव के विषय है, जन्म मरण प्रमाण पत्र है, मेला है, सांस्कृतिक समारोह है, तो केंद्रीय सरकार इन पर विशेष ध्यान नहीं दे पाएगी ग्रामीण स्तर पर। अगर स्थानीय विषयों को कुशलतापूर्वक प्रबंध किया जाएगा तो स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाएगा, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। अब जो स्थानीय लोग हैं वो इतनी पहुंच नहीं बना पाते कि वो केंद्र तक अपनी बात को पहुंचा सके, अपनी बात को रख सके। तो इनका अगर कुशलतापूर्वक प्रबंध किया जाएगा तो स्थानीय प्रबंधक के द्वारा ही किया जाएगा। आप अच्छे से बात जानते हो कि ग्राम की अगर कोई समस्या है, गांव की कोई समस्या है, गांव की समस्या को आप केंद्रीय स्तर पर ले जा नहीं सकते, बहुत समय लगेगा ले जाने के लिए। आपको लोगों को जोड़कर झुंड बना करके यहां पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ग्राम स्तर पर अगर आपके कोई प्रतिनिधि है तो उस प्रतिनिधि के पास आप इजीली अपनी समस्याओं को लेकर के जा सकते हो। और ये प्रतिनिधियों को इस प्रकार का अधिकार देता है 73वां 74वां संविधान कि इनकी बहुत सारी जो प्रबंधन वो है समस्या है, इनको बहुत सारे विषय 18 विषय तो नगरीय निकायों में दे रखे, 18 विषयों की बात कर रखी है। इसी तरह पंचायतों को विषय दे रखे। इन विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन इन प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर स्थानीय विषयों का अगर कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा तो स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वो अच्छे से उनकी समस्याओं को जानते हैं, उन समस्याओं से वो रूबरू है,
उनको देखते हैं और उन समस्याओं को हल करने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि वो वहीं पर ही जन्मे हैं, वहीं पर रहे हैं। तो स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, देखिए चौथे पॉइंट में देखिए केंद्रीय सरकार का कार्यभार कम करना। देखिए किसका? केंद्रीय सरकार का कार्यभार कम करना है ना। क्या करना? केंद्र सरकार का कार्यभार कम करना और दायित्वों के लिए अधिक योग्य बनाना। वह दायित्वों के लिए अधिक योग्य बनाना। देखिए किस तरह बनाएंगे? देखिए केंद्रीय सरकार है, वो हर विषय पर ध्यान नहीं दे सकती। अगर ये गांव की समस्याओं को सुलझाने लगेगी, ये छोटे छोटे नगरों की समस्याओं को सुलझाने लगेगी, ये छोटे छोटे कस्बों की समस्याओं को सुलझाने लगेगी, तो ये केंद्रीय स्तर पर विदेश संबंध, रक्षा संबंध, वित्तीय व्यवस्थाओं का प्रबंधन किस तरह करेगी, इनका ध्यान यहां पर पहुंच ही नहीं पाता है। तो उनके कार्यभार को कम कर दिया है एक तरीके से। इन्हें 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था कर रखी है पंचायत स्तर पर और नगरीय स्तर पर, जो व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है, इसके द्वारा इस केंद्रीय सरकार के जो कार्यभार था ग्राम संबंधित और नगरों के विकास संबंधित, अब वो कार्यभार से इनको मुक्ति मिल गई है। ये अपने केंद्रीय विषयों को इजीली ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और इन दायित्वों के लिए अधिक योग्य बन सकते हैं। ये केंद्रीय स्तर के दायित्वों को अच्छे से निभा सकते हैं। अगर इनका पूरा ध्यान यहां पर रहेगा तो ये केंद्रीय दायित्वों को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि 73वां और 74वां संविधान की एक बहुत बड़ी महत्व यही रहेगा, बहुत बड़ा महत्व की बात यही है कि इसने स्थानीय स्वशासन दे करके केंद्रीय दायित्वों में कमी कर दिए, केंद्रीय कार्यभार में कमी कर दिए और केंद्र अपनी योग्यता अनुरूप केंद्र स्तर के कार्य को कर सकती है, इतना उनके पास समय रहेगा। अगर नहीं तो पूरा समय यहां पर निकालेगी तो नहीं तो यहां का विकास हो पाएगा, न ही केंद्रीय मुद्दों को ही पकड़ पाएंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं केंद्रीय सरकारी कार्यभार में कमी व दायित्वों के लिए अधिक योग्य बनाया। इसके अलावा अगर हम और पॉइंटों की बात करें कि और कौन कौन से पॉइंटों की बात की जा सकती है, देखिए तो राजनीतिक शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ साधन, राजनीतिक शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ साधन स्थानीय निकाय, पंचायती या नगरीय निकाय, अगर हम बात करते हैं नगरीय निकाय या पंचायती, अगर हम बात करें पंचायत, ये लोगों को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करती है। राजनीतिक क्या करती है? शिक्षण प्रदान करती है। करती है कि नहीं करती है? भाई पहले सरपंच का चुनाव लड़ता है आदमी, फिर वो राजनीति को सीखता है, फिर वो एमएलए की तरफ भगने की कोशिश करता है, हो सकता है वो आदमी एमपी भी बने और आगे जाकर के और भी अच्छे पद पर कार्य करे। तो राजनीति का जो शिक्षण का कार्य है, जो शिशु को जिस तरह एक शिशु वाटिका में शिशु को अपने भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है, उसके आगे के स्तरों के लिए तैयार किया जाता है कि वो कॉलेज लेवल पे किस तरह पढ़ाई करेगा, बड़े माध्यमिक लेवल पे किस तरह, फिर उच्च माध्यमिक सीनियर लेवल पे किस तरह, कॉलेज लेवल पे किस तरह पढ़ाई करेगा, वो उसका शिशु वाटिका से उसको आधार प्रदान किया जाता है, वहां से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। तो एक शिक्षा प्रारंभ होने का, राजनीतिक शिक्षण प्रारंभ होने का हम कह सकते हैं, अगर शिशु वाटिका है राजनीतिक शिक्षण की तो वह है पंचायत और नगर निकाय, जिसे राजनीतिक शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। वो अच्छे से भली भांति लोगों को जानने की कोशिश यहां से करता है, लोगों की
विकास के कामों को किस तरह बढ़ाया जाए, और गांव से अगर पृष्ठभूमि से अगर वो नीचे से जुड़ता है तो वो भारत की पूरी समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है, क्योंकि वो सब जगह की इसी तरीके की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए भी ये आवश्यक है। नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों के विकास हेतु नागरिक जो लोकल नागरिक है वहां के, वो अपना विकास इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधि उनके पास है, उनका प्रतिनिधि को वो अच्छे से जानते हैं, उनका प्रतिनिधि उनके पास है, तो उनके विकास में कोई रोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे प्रतिनिधि को जानते हैं, प्रतिनिधि हमें नहीं जानते, ऐसा नहीं है यहाँ पर स्थानीय स्तर पर। तो और स्थानीय नागरिकों के विकास के लिए चहुमुखी विकास के रास्ते खोलते हैं, ये उसको राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक शिक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा जन सहयोग को बढ़ाता है, शासकीय कार्यों में क्या करता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो शासकीय कार्यों में कि ये कार्य में जन सहयोग को बढ़ाना, अपने विकास के लिए जनता खुद सहयोग करती है, साथ देती है इनका। जनता खुद बताती है ये कार्य इस तरह होना चाहिए, अपने स्तर पर कार्य को देखती है। जनता खुद निरीक्षण की तरह कार्य करती है। अगर कहीं सड़क बन रही है तो जनता खुद देख रही है कि उसमें क्या पड़ रहा है, क्या नहीं डल रहा है, क्योंकि जनता की खुद की सड़क है। इसकी शिकायत वो इजीली वहां के प्रतिनिधियों से कर सकती है। तो एक तरीके से जन सहयोग की भावना बढ़ती है। विकास योजनाएं ज्यादा अच्छे से सफल होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो विकास की जितने भी योजनाएं हैं, विकास योजनाएं ज्यादा सफल होती है, क्योंकि उसको ऑब्जर्व करने वाले स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग उस योजनाओं से जुड़े हुए हैं, स्थानीय मुद्दों पर वो बात है, स्थानीय विकास की वो बात है, इसलिए वो योजना ज्यादा सफल होती है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन का ये बहुत बड़ा महत्व है कि ये योजना ज्यादा फलीभूत होती है बजाय केंद्रीय योजनाओं के फलस्वरूप। इसके अलावा बहुत मितव्ययी होती है। इसके स्रोत, ये अपने स्रोतों से कार्य करती है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता, कम रिक्वायरमेंट, तो हम कह सकते हैं मितव्ययता, क्योंकि ये मितव्ययता होती है इसमें, है ना, अधिक मितव्ययी होती है, क्योंकि ये अपने स्रोतों से कार्य करती है। इनके अपने स्रोत होते हैं, अपने स्रोतों से कार्य करती है कि नहीं करती है। इनके खुद के वित्त के स्रोत होते हैं कि ये मेलों पे कर लगाती है, गृह कर हो गया, है ना, छोटी छोटी चीजों पर मंडी कर हो गया जिस तरह, तो इन छोटी छोटी चीजों पर ये टैक्स लगाती है और अपने स्रोतों का निर्माण खुद करती है। तो इनके वित्तीय स्रोत खुद के होते हैं और बहुत मितव्ययता के साथ यहाँ पर इन स्रोतों से विकास कार्य करवाए जाते हैं। इसके अलावा ऊपर से पैसा आता है, वो तो आता ही है, लेकिन बहुत मितव्ययता के साथ हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा कम पैसों में बहुत अच्छा कार्य अगर होता है तो स्थानीय स्तर पर होता है। तो आज हमने 73वें व 74वें संविधान संशोधन के महत्व के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।